बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि भारत ने रात के अंधेरे में हमला करके जंग शुरू की, लेकिन उस जंग को मुकम्मल पाकिस्तान ने किया। जबकि दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया, जबकि यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। जबकि PTI ने फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए उसे चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने PTI से यौम आज़ादी पर एहतजाज ना करने की अपील की है। देखें, ये सबसे पहले तो मेरे ख्याल से दाखिली सियासत में ये बात अहम है कि जो सज़ाएँ आज हुई हैं जी, यास्मीन राशिद साहिबा को सज़ा हुई है और आलिया हमज़ा साहिबा को सज़ा हुई है, महमूद रशीद साहब को सज़ा हुई है, एजाज चौधरी साहब को सज़ा हुई है, आलिया हमज़ा, सनम जावेद साहिबा, इन सबको सज़ा हुई है। इनमें मेरी बात आज हुई तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं और उनके रहनुमा भी, तो उनको बड़ी हद तक यकीन है इस बात का कि ये अदालतें जब बड़ी अदालतों में मुकदमा जाएंगे तो वहाँ पर ये चैलेंज होंगे और उनको रिलीफ मिलेगा। और ये बहुत ज़रूरी है इनके वकला के लिए कि ये इन केसेस को मुकम्मल तौर पे जो है, क्योंकि इसमें जो एक बात मैंने पहले भी कही थी और मैं उसको अब ज़ाहिर है नहीं, क्योंकि सारे जो हैं वो उसमें वकला में एक तो ज़ाहिर मुकदमात बहुत हैं और उनमें जाना पड़ता है, लेकिन ये कि वो चूँकि सारा फोकस जो है वो मतलब है कि इमरान खान की तरफ है, खान साहब की तरफ ज़्यादा, तो बाकी उसमें जो मुकदमात हैं, अब कुछ लाहौर में कुछ बाकी जगहों पे, तो वो वहाँ पे प्रॉपर जो है अदालतों में शायद वो केसेस उस तरह से फोकस नहीं कर पा रही उनकी वकला की टीम जिस तरह से करनी चाहिए। तो अगर ये मैंने पहले भी इनसे कहा था कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि ये इस तरह से ये लाहौर में ये केसेस, ये टीम जो है, वकला बहुत इनके फ़ाल हैं, लेकिन ये कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कुछ लाहौर में हो, कुछ यहाँ पे हो, कुछ ये तो वो, लेकिन चूँकि एक जगह कंसंट्रेशन होती है तो उसके नतीजे में बहुत से मुकदमात की सही तरह से पैरवी नहीं हो पाती। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है अब ये कह रहे हैं कि इन मुकदमात को हम बड़ी अदालतों में चैलेंज करेंगे और वहाँ से इनको उम्मीद है कि ये उसमें इनको रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि 14 अगस्त को तो अब देखते हैं कि क्या होता है। यौम आज़ादी तो बहरहाल भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा, बाकी उसमें एहतजाज का और बाकी क्या उसमें फैक्टर्स आते हैं वो फिर जब होगा तब देखेंगे। और आज जो है वो दिल कुछ इसलिए भी बोझल है कि आज सुबह जो है वो जब ये तलाई के 5 अल जज़ीरा के जो से काम करने वाले, यानी तकरीबन सारी ही टीम अल जज़ीरा की जो गज़ा में थी, वो सारी ही वो शहादत के मर्तबे पे फाइज हुए नौजवान, और उसमें अनस शरीफ और मोहम्मद कुरैदा, अब इनकी तदफीन कुछ देर पहले हुई, तो तकरीबन सारा गज़ा जो पहले ही ज़ख्मों से चूर चूर हैं लोग, तो वो सारे ये समझते थे, और यही था, ऐसे ही था कि गज़ा की जो भी आवाज़ बाहर आती थी, कोई सिसकी भी या कोई चीख भी या कोई कुछ भी, तो इन्हीं के ज़रिए होती। ये जो टीम थी, ये नौजवान जो थे, ये अल जज़ीरा की पूरी टीम थी वहाँ पे। आप जितने भी मनाज़िर देखते थे अब तक अल जज़ीरा के, बेशुमार लोग वहाँ पे, कुछ 300 के लगभग सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, लेकिन जो भी आपको आवाज़ आती थी, अब दोबारा ये इन सबको निकाल दिया था बाहर। उसके बाद ये हुआ था कि ये जो हैं ये सेटेलाइट वगैरह बंद कर दिए थे। फिर उसके बाद जो इमदादी जैसे ही वापस अंदर गए, तो फिर ये इनमें से बहुत से लोग दोबारा चले गए थे। तो ये इन्होंने, मैंने भी अल जज़ीरा से इनके बात की वहाँ पे, जो इनके ब्यूरोज़ हैं और बाकी जगहों पे, तो इन्होंने ज़िद करके लड़ के ये कहा था कि नहीं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो गज़ा में लगाई जाए। और गज़ा में इनका कहना ये था कि हम गज़ा में ही, मतलब वहीं हम रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होता, और वो गज़ा में ही रहते थे और बच्चों के साथ खेलना और दोस्त अहबाब और सारा। तो यही ये जो तस्वीर जितनी भी हैं
चाहे वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का कत्लेआम हो, वो जो दरमियान में मैसनरीज घुसे हुए थे, या ये है कि जो कुछ भी वहाँ से इन दिनों में होता रहा, जो भी मनाजिर आते रहे, तो वो यही अल जज़ीरा के ही लोग थे। बाकी कोई भी मीडिया वहाँ पर किसी भी ज़रा इब्लाग के लोगों को जाने भी नहीं दिया गया। और यह है कि फिर वहाँ चूँकि एक अंदर खाना जंगी करवाने की कोशिश की गई कि फ़लस्तीनियों से लड़ जाएं अंदर, और वो भी दरमियान में जो प्लान कामयाब खाक होना था, लेकिन उसमें लोग शहीद हुए, तो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए थे वहाँ पे लोग कि कोई ऐसे नए लोगों को ना आने दें कि जो वहाँ पे मुखबरी करें। और ये बात पहले भी हमने की थी कि वहाँ एक पैरेलल हमास के बंदे मुकाबले खाना जंगी की भी नेतन्याहू ने कोशिश की। तो ये बहुत आज वहाँ पे अफसोस, और लोग बहुत रो रहे थे वहाँ पे, और बहुत सदमा, और अल जज़ीरा के साथ और इनके सारे अहल खाना के साथ हम अपनी जानिब से भी और तमाम पाकिस्तान की जानिब से जो है हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि इनके दर्जात बुलंद करे, और इनको बस देखते हैं। और अब गज़ा की जो अपडेट्स हैं उसमें बाद में बात करूँगा, ज़रा डिटेल में जो वहाँ से आ रही हैं इतलात, और काहिरा में क्या हो रहा है, और काहिरा आज फोकस है। लेकिन यह है कि जो जुमे को मुलाकात होने जा रही है, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ सिलसिला। जुमे को जो मुलाकात होने जा रही है 15 अगस्त को, जो कि अलास्का में होने जा रही है, और अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप से। और इस मुलाकात को ये एक तारीख़ी मुलाकात है। सही, मतलब तारीख़ी से मुराद ये नहीं कि कोई 1-2 दिन की, 5 दिन की, ये इस मुलाकात में बहुत बहुत कुछ हो सकता है। तो इस मुलाकात को मनसूख करवाने के लिए भी दुनिया में बहुत से मुल्क, बहुत सी लॉबीज़, बहुत से ग्रुप्स इस वक्त एक्टिव हैं कि किसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की जो 1-on-1 मुलाकात है वो उसको कैंसिल करवा दिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये बिल्कुल पड़ोसी हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो रशिया और अमेरिका जो है बिल्कुल अलास्का, अच्छा अलास्का जो फ़रोख्त किया था जब इन्होंने, मैं इसमें सिर्फ ये बात बताता चलूँ कि ये 1867 में जब रशिया के जो ज़ार थे अलेक्जेंडर दोइम, उन्होंने जब फ़रोख्त किया था 7.2 मिलियन में, तो उस वक्त फ़रोख्त उन्होंने इसलिए किया था कि अगर फ़रोख्त वो ना करते तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन उस वक्त के रूस का, यानी बरतानिया, उस पर कब्ज़ा कर लेता। तो बरतानिया जो था वो उस वक्त रूस और अमेरिका, जो आज का अमेरिका, उस वक्त जो भी स्टेट्स थी, उनका एक सबसे बड़ा दुश्मन जो है, दोनों का मुश्तरका दुश्मन, वो बरतानिया था। तो बरतानिया को उन्होंने, बरतानिया कब्ज़ा कर लेता अलास्का पे, तो इसलिए उन्होंने ये कहा किया कि एक तो ज़ाहिर ज़रूरत भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था उधर भी, रशिया का क्रीमिया की जंगें और बाकी बहुत सारे मामला वहाँ चल रहे थे। लेकिन यह है कि असल बात यह है कि दोनों का मुश्तरका दुश्मन बरतानिया था, तो उनकी पूरी कोशिश थी कि बरतानिया कहते ये ना लगे, और ये जो है ये इसको अमेरिका ने फिर ख़रीद लिया वहाँ पे 7.2 मिलियन, जो कि आज के तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि अलास्का में ये मुलाकात होने जा रही है, और दुनिया इसलिए परेशान है क्योंकि एक तो अलास्का में दूर दराज का इलाका, और वहाँ पर ना कोई मुजाहरे, ना कोई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, ना वहाँ पर जो है वो ये भी नहीं कि जी जैसे होता है ना कि जी आप जनीवा में हैं तो आधी दुनिया पहुँची हुई है देखने के लिए, या किसी और जगह है तो लोग हैं ये वो, तो मीडिया की भी रिस्ट्रिक्शंस, और बस बिल्कुल ये दोनों के दरमियान जो है 1-on-1 मुलाकात होने जा रही है अलास्का में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अलास्का को बिल्कुल आप ये समझें कि बिल्कुल यानी वो उठ के इधर से इधर आ जाएंगे और ये उठ के इधर से इधर चले जाएंगे, ये पास तो हैं बहुत ज़्यादा,
लेकिन ये कि ये जो एनकोराज का शहर है, अलास्का का जो सबसे बड़ा शहर है वहाँ पे, तो ये जो शहर है एनकोराज का, ये वाशिंगटन डीसी से जब फ्लाई करेंगे एयरफोर्स वन में, अगर वाशिंगटन डीसी से फ्लाई करते हैं तो 8 घंटे की फ़्लाइट है अलास्का की, और वो अगर मॉस्को से आते हैं तो उनकी 9 घंटे की फ़्लाइट है। तो यहाँ से 8 घंटे फ्लाई करके ट्रंप पहुँचेंगे अपने ही मुल्क की एक रियासत में, और उधर से ट्रंप साहब, जो पुतिन साहब हैं, इधर से ट्रंप साहब पहुँचेंगे 8 घंटे फ्लाई करके अपने ही मुल्क की एक रियासत में, जो कि नॉन कॉन्टिजियस, यानी जिसका कोई बॉर्डर नहीं है अमेरिका के साथ, अलास्का। और उधर से पुतिन जो है मॉस्को से, जो यहाँ का जो फासला है वो 9 घंटे की फ़्लाइट है, तो वो 9 घंटे फ्लाई करेंगे या 8 घंटे फ्लाई करेंगे, तो एक लंबी फ़्लाइट्स लेके वो यहाँ पे पहुँचेंगे मिलने के लिए, और फिर इनकी ये मुलाकात होगी। अच्छा, मुलाकात में ज़ाहिर है यूक्रेन, अच्छा जेडी वेंस की कोशिश है, उन्होंने कहा भी, और पॉसिबिलिटी अभी भी है इस बात की कि किसी मरहले पे वो स्टैंड बाय रखें ज़ेलेंस्की को, कि मतलब अगर होता है ना कि एक रात दो दिन स्टे कर लिया, एक दिन स्टे, लेकिन पहले तो मिलना है पुतिन और ट्रंप ने, लंबी डिस्कशन है उनकी। किसी मरहले पे वो जेडी वेंस ने जो चूँकि छुट्टियाँ गुजार रहे थे यूरोप के अंदर, वो ये तो यूरोप बरतानिया में गुजार रहे थे, तो यूरोप के लीडर्स को उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो ज़ेलेंस्की के साथ भी एक मुलाकात करवा दी जाए, ये नहीं एक ट्रायलेटरल समिट हो जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले पुतिन के साथ ट्रंप की सारी बात हो जाए। अगर माहौल बन गया, अगर ट्रंप मान गए बात पे, सारा कुछ तय हो गया, तो फिर उसके बाद जो है ज़ेलेंस्की को हम कह देंगे ठीक है आ जाओ, वरना बाद में देखा जाएगा कभी। अभी तो ये है कि हम 2 शख्सियत तय करने जा रही हैं। अच्छा, एक बात जो भी शख्सियत इस नशिश को देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, और वो तो मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि यूक्रेन की जंग का ताल्लुक आर्कटिक से है। ये बात मैंने गालिबन की है पहले कि आर्कटिक से यूक्रेन की जंग जो है वो यूक्रेन तक नहीं रहेगी, बल्कि आर्कटिक के साथ उसका एक ताल्लुक है, और एक बड़ा फ्यूचर का जो जंगी मैदान है, या उसको जो भी कहा जाए, बैटलफील्ड भी कहेंगे, तो वो आर्कटिक है। और अलास्का जो है वो अमेरिका का वो हिस्सा है जो आर्कटिक को के साथ है, ठीक है। और उधर रशिया है बहुत बड़ा, और इधर तो अलास्का की एक इम्पॉर्टेंस जो है वो ये भी है कि अलास्का जो है वो आर्कटिक में अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाली रियासत है। सही। अच्छा, अब यहाँ जो है वो ये ज़हन में रखें कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे 8 अगर आर्कटिक नेशंस हैं, अगर हम कोई मैप यहाँ दिखा सकें और 8 आर्कटिक नेशंस को देख सकें, 11वीं अगर हम स्लाइड देखें तो इसमें कनाडा है, इसमें सबसे ज़्यादा तो रशिया है, फिर उसके बाद अच्छा, अब इसमें 2 मुल्क ऐसे हैं, 2 मुल्क जो कि आर्कटिक में हैं और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की नज़रों में हैं। ये ध्यान में रखें, ये इस नक्शे को यहाँ अगर रोकें अगर हम आर्कटिक में, तो वो तो अलास्का नज़र आ गया ना, बिल्कुल यहाँ पे रोकें जी, वो तो देखें हमें ब्लू में अलास्का नज़र आ गया, ठीक है। अगर ब्लू में हमें अलास्का नज़र आ गया, और येलो में कितना बड़ा रशिया है, ऐसे ही है ना, येलो में कितना बड़ा रशिया, थोड़ा सा अमेरिका है, और वो हमें ब्लू में नज़र आ रहा है। लेकिन 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की नज़र है, और वो यहाँ पे हैं, एक है कनाडा और एक है ग्रीनलैंड। अच्छा, अब मुझे ये, अब देखें ना, अब ये एक थ्योरी है, एक थ्योरी है, मतलब इसको मैं ऐसे ही होता है ना। अब इस आर्कटिक के मैप को देखें, यहां पर अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हैं, इधर से जनाब आ रहा है रशिया से ट्रैवल कर रहे हैं जनाब पुतिन। एक है कनाडा जो वो कहते हैं कि मेरी रियासत होगी, और उसको फारिग किया होगा कनाडा में टैरिफ वैरिफ डाल के उन्होंने। एक है वो कहते हैं ग्रीनलैंड, ठीक है, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि ये तो हमारा बनेगा और ये मिनरल्स हैं और फलाना है ढिमाकन है उधर से। अच्छा, बाकी है क्या, वो भाई छोटा सा नॉर्वे है, वो नन्ना सा आइसलैंड है, वो छोटा मुन्ना सा फिनलैंड है और स्वीडन है। असल तो ये मुल्क है 2, अगर आप इस मैप में देखें तो कनाडा और ग्रीनलैंड। तो अब आप नोइंग प्रेसिडेंट ट्रंप्स पर्सनैलिटी, अलास्का में वो बैठे हैं और उनको पता है कि मैं जहां पर आया हूं तो ये इधर कनाडा है और इधर ग्रीनलैंड, और सामने से आ रहा है मेरा पड़ोसी। तो आपका ख्याल है कि ये ग्रीनलैंड और कनाडा डिस्कस नहीं होगा? मुझे बड़ी हैरत होगी अगर ग्रीनलैंड और कनाडा यहां डिस्कस ना हो, क्योंकि दोनों पे प्रेसिडेंट ट्रंप की नजरें हैं।
ठीक है। और नज़रें उनकी क्यों है कनाडा में, ऐसी क्या चीज़ है जो उनको बड़ी बहुत प्यारी लगती है? कनाडा में क्या चीज़ है? आर्कटिक। ग्रीनलैंड में क्या चीज़ है? आर्कटिक, मिनरल्स और आर्कटिक, ठीक है। अगली जो बैटलफील्ड है वो आर्कटिक है, ध्यान में रखें। और ये मैं इसमें अलास्का की जो मैंने आपसे बात की ना कि अलास्का वो जगह है जो कि अमेरिका की एक चोंच है आर्कटिक के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर मिनरल्स भी हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आप ये समझें कि मिनरल्स भी हैं, यहाँ पर ऑयल भी है अनटैप्ड। ये जब से ये शुरू हुआ है पूरा जो ये क्लाइमेट चेंज वगैरह, तो बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है और बहुत वहाँ पे तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो आना है, वो यहाँ पर आना जो है वो 2-3 चीज़ों को की इम्पोर्टेंस यहाँ पे है। एक तो ये है कि ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, ये सबसे नॉर्दर्न सी रूट, नॉर्दर्न सी ऊपर शुमाल, ये नॉर्दर्न सी रूट जो है ये सबसे छोटा रास्ता है जिससे रशिया कनेक्ट होता है यूरोप के साथ। यानी एक तो है ना, रशिया पूरा गुजारता है साउथ चाइना सी, फिर गुजारता है वो इंडियन ओशन, फिर गुजारता है वो पैसिफिक, फिर गुजारता है ये जनाब नहर सुइज और ये और पूरा और बाब मंदलब, सारा गुजूर के फिर यूरोप तक आता है। दुनिया की 80% तिजारत तो समुद्रों से हो रही है ना, तो ये समंदर तो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इशू ये है कि ये तो पूरा वो लंबा रशिया गुजार के यहाँ तक यूरोप तक पहुँचता है, लेकिन वो जो ऊपर नॉर्दर्न रूट है वो तो बिल्कुल डायरेक्ट डायल है ना। अगर आप फिर दोबारा नॉर्दर्न रूट को देखें तो वो बिल्कुल सीधा वो रशिया को जोड़ता है, बीच में थोड़ा सा अब ये बेरिंग का सी और बाकी नॉर्दर्न सी वगैरह, और सीधा वो आके ये नॉर्वे के ऊपर आके ये यूरोप के साथ वो रशिया यूरोप से कनेक्ट हो जाता है। ये एग्जिस्टिंग रूट देखें आप ज़रा, ये ब्लू को कंपेयर करें रेड के साथ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि रशिया की जो फार ईस्ट का इलाका है, इवन वो कितना छोटा है ब्लू से। और अगर आप ऊपर से लगाएं तो वो जनाब वो तो बहुत ही छोटा है कि रशिया सीधा यूरोप में पहुंचता है। अभी उसके सारे जहाज चलते हैं रशिया के, तो कितना दुनिया का फेरा डाल के, लेकिन क्योंकि ऊपर बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ अगर पिघलेगी तो ये सारी जो जगह हैं ये सामने आपके सारी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। और ये जो है ये अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो चाइना बराह रास्त तो नहीं है चाइना, लेकिन चाइना की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें जो उनकी पिछली चाइना की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सामने आई थी, तो उसमें आर्कटिक का बाकायदा जिक्र है। यानी चाइना के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं आर्कटिक के अंदर, और उसको चाइना जो है वो पोलर सिल्क रोड कहता है, पोलर सिल्क रोड, जैसे डिजिटल सिल्क। ये जो अच्छा, अब ये जो पोलर सिल्क रोड है ये जो है ये एक तरह से आप समझेंगे ये बेल्ट एंड रोड का भी हिस्सा इसको कहा जा सकता है। आगे जाके ये बेल्ट एंड रोड का भी एक हिस्सा बन सकता है और बनेगा डेफिनेटली। बहुत सारे हैं ना इसमें, कहीं ग्रीन जो है एक ग्रीन रोड है, एक जो है वो डिजिटल रोड है, एक हेल्थ रोड भी है इवन। तो ये जो पोलर सिल्क रोड है, ये पोलर सिल्क रोड जो है ये चाइना यहाँ पे जो है वो एक कनेक्टिविटी चाइना की रशिया के साथ, और फिर वो रशिया के साथ कनेक्टिविटी के बाद वो चाइना के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं इस आर्कटिक के अंदर। और यहाँ पर एक मिलिट्री बेस भी है, इस पर बात हम पहले कर चुके हैं, ग्रीनलैंड में ऐसा कुछ, लेकिन चाइना की मौजूदगी यहाँ पर है और बड़ी भरपूर मौजूदगी भी है, और बड़े फ्यूचर के उनके चाइना का बड़ा विजन भी है, बड़े प्लान भी है, सब कुछ है। अब यहाँ पर जनाब, यहाँ पर अगर कोई मुल्क बिल्कुल ही फारिग है सुपर पावर्स के अंदर या तीनों पावर्स में बिल्कुल ही कोई मुल्क फारिग है तो वो अमेरिका है, अलास्का। इसीलिए वो ग्रीनलैंड और कनाडा उनको याद आता है। एक तो और वजूहत देखें ना, और भी होंगी वजूहत बहुत सारी, कनाडा से क्या चीज़ है सवाए इसके कि ये आर्कटिक के साथ लगता है, जो बात समझ में आती है, और भी वजूहत होंगी बहुत ज़्यादा।
ये ग्रीनलैंड में मिनरल्स नहीं है, लेकिन आर्कटिक को आप मत भूलें कि आर्कटिक जो है वो एक फ्यूचर का बैटल स्पेस है। यहाँ पे बयान होता है कि कोई कहता है 40% यहाँ पे रिजर्व्स हैं, क्योंकि अनटैप्ड हैं। 13% कहते हैं टोटल दुनिया के जो हैं वो इसमें यहाँ पे गैस के ज़खायर हैं, फिर रेयर अर्थ है, ये अनटैप्ड हैं। क्योंकि अनटैप्ड इसलिए कि यहाँ तो जाने की हिम्मत ही किसी की नहीं हुई, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। और तो ये बहरहाल एनीवे, तो यहाँ पर जो मुलाकात होने जा रही है अलास्का में, उसमें अब ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या सिर्फ यूक्रेन ही डिस्कस होगा या कुछ और भी डिस्कस होगा। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है और बहुत डिटेल डिस्कशंस हो रहे हैं रशियन साइड पे चाइना के साथ। रशियंस और चाइनीज़ एक साथ बात कर रहे हैं और बड़ी तवील उनकी गुफ्तगू हो रही है, और वो ये हो रही है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो ट्रंप से बात करनी है। अच्छा, यहाँ पड़ा हुआ रौला यूरोप के अंदर, क्योंकि ये क्या बातचीत हो रही है जिसमें यूरोप है ही नहीं, मतलब जिसमें ना नेटो है, ना फ्रांस है, ना बरतानिया है, ना ईयू है, ना कोई, मतलब है ही कोई नहीं। और उधर प्रेसिडेंट पुतिन और उनके दरमियान क्या वन ऑन वन क्या बातचीत होती है, क्या कमिटमेंट्स होती हैं दोनों के दरमियान, और किस तरह मुलाकात। देखें ना, एक बड़ी और एक ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल ही वो सिक्योरिटी जाके वो सारा पहले उसको डिबगिंग करेगी और सारा। तो अब यहाँ पर एक परेशानी शुरू, तो यहाँ लॉबीज एक्टिव हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप भी बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे कि मैंने क्या बात करनी है पुतिन से, क्योंकि कुछ बातें उनकी, यानी इवन स्टीव विटकॉफ भी ज़ाहिर स्पेस देते हैं, उनका एक दोस्त हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और वो, लेकिन ये कि दोनों के दरमियान बात सारी क्या होगी। तो वो पुतिन ने और प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ये बात हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त जो है वो मैसेज देंगे शी जिनपिंग को भी, और शी जिनपिंग का मैसेज पुतिन लेकर आएंगे वहाँ पे। अच्छा, इसमें अब फारिग हो गए कौन, जेलेंस्की को तो साइड पे रखे ना, अलास्का में डिस्कशन होगा, वो जेलेंस्की अब एक वगैरह वगैरह में शुमार हो गया ना, वो ठीक है, वो भी यार वो 4 इलाके हैं कौन से हैं, उसको ले लो आगे पीछे करो, लेकिन एक क्योंकि फ़ौरन ही वो दावत देंगे मॉस्को आने की, उधर मॉस्को में तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। लेकिन अलास्का में मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अलास्का में चाइना, अमेरिका, देखें यहाँ पे जो इन तीनों के इंटरेस्ट हैं ना इस जगह पे अलास्का में, वो सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ इस रियासत में हो रही है मुलाकात, इसमें और भी फैक्ट और भी इसके, जहाँ पर हमने तारीख डिस्कस की थी तो हम आर्कटिक को भूल नहीं सकते कि आर्कटिक जो है और चाइना के भी इंटरेस्ट हैं, और ये आर्कटिक मेरे ख्याल से इस नशिस्त में बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो और ग्रीनलैंड और कनाडा। अच्छा, अब इसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से भी बात उनकी हुई है। वो वाइट हाउस जाते हुए उनको बहुत से होमलेस लोग नज़र आ गए सड़क पे कि जो वहीं सोते हैं इधर उधर, तो उन्होंने पुलिस को पता नहीं किस किस को बुला लिया, नेशनल गार्ड वार्ड्स हो गए, या वाशिंगटन में बाकी जगहों पे सड़कों पे सोते हुए लोग नज़र ना आए और उन सबको उठाया जाए और इधर उधर फेंका जाए। तो वो अक्सर मगरबी मुल्कों में, ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही नहीं बल्कि यहाँ से शायद बहुत ज़्यादा उन मुल्कों में, अगर बरतानिया चले, यूरोप चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, तो लोग जो है सड़कों पर ज़िंदगी गुजारते हैं अपनी पूरी। तो वो जो है वो उन्होंने कहा कि इनको सबको यहाँ से उठाया जाए और कहीं शिफ्ट किया जाए, और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एकदम है। उसमें क्राइम भी होता है, उसमें छीना छिपटी, उसमें नशेबाजी और बहुत कुछ हो रहा होता है। तो वो उन्होंने कहा ये सारा ये वाशिंगटन की सड़कें वड़कें सारी साफ़ करें। अच्छा, अब ये है कि ये जो है वो ये इनकी मुलाकात को कैंसिल करवाने की बात हो रही है कि इस मुलाकात को कैंसिल कराया जाए, लेकिन ये मुलाकात अपनी जगह हो रही है। दोनों तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं, और ये 15 तारीख की मुलाकात जो है उसमें क्या होगा, जेलेंस्की तो बिल्कुल ये आप समझें कि वो 4 इलाके तो गए ना, उसको तो हो गया सारा। अच्छा, ये अभी प्रीमेच्योर है कहना कि क्या वो पाबंदियाँ प्रेसिडेंट ट्रंप हटाते हैं नहीं हटाते, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि अगर वो पुतिन जो है वो ये कहते हैं कि ठीक है मैं पाबंदियाँ हटाओ और मैं इसको जंग भी ख़त्म करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ। अगर आप तसव्वुर करेंगे अगर प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको नॉमिनेट कर दिया पीस प्राइज़ के लिए, तो क्या होगा, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने अगर नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कई जो ये दुखी बड़े अंदर ही अंदर जो होता है ना दुखी शदीद हैं, वो भी हो सकता है यूरोप के मुल्क भी इनको नॉमिनेट करना शुरू कर दें
कि जंग बंद करवाई, अंदर से उनके जो है ना वो एक उनका खून खोल रहा है, लेकिन वो खुश करने के लिए ना सारे कि भाई हम पीछे ना रह जाएं, तो वो भी पता चला सीज फायर होते ही मैसेज एक का आ रहा है, फिर दूसरे का आ रहा है, फिर तीसरे का आ रहा है, वो खुद मुख्तारी सारी गई साइड पे यूरोप की, और वो पता चला उन्होंने इसलिए कि जंग अपनी बंद करवा दी है। तो हमारी तरफ से भी तालियां, वाह वाह, सुभान अल्लाह, हुजूर, जनाब, मोहतरम, वाह। तो अब जो है वो ये एक बड़ी एक बात हो रही है कि भाई अब उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या मनवाना, क्या बात करनी है, यानी ये तो हो गया ना मामला, 4 रियासतें, ये 4 इलाके जो हैं इनको रियासतें का नाम देके मानना है नहीं मानना, वो जो भी कहेंगे ना पुतिन, आप यकीन करें प्रेसिडेंट ट्रम्प की पर्सनैलिटी ऐसी है, वो जो भी कहेंगे ना, ओ मेरे यार ये वो आगे पीछे चलो, ये वो तुम स्टाइल, ये वो, तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने मानते जाना है। अच्छा, इससे लोग डरे हुए हैं कि यार एक मिनट ठहर जाओ, कि ये जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने को सिर्फ उन्होंने पुतिन ने अपनी बात नहीं करनी, उनको शी जिनपिंग का भी उन्होंने दिखाना है कि वो भी आपको सलाम दुआ कर रहे थे, वो भी याद कर रहे थे उधर, और वो बड़ा आपके लिए बड़ी अच्छी हुई चीज़ें हैं, लेकिन ज़रा ये भी तो देखें ना, ज़रा ये भी तो देखें, ये भी तो करें, ऐसे भी तो करें, ऐसे भी तो करें। तो ये जो है ना, ये बड़ा एक मसला है उनके लिए। अच्छा, मैंने अभी इनसे पूछा, मैंने कहा ये इनकी वन ऑन वन, उन्होंने कहा मार्को रूबियो किसी को नहीं पता प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या बात करनी है, इसलिए विद को सब साइड पे चले जाएंगे। इवन ये है कि वो अचानक जो है पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन को इंग्लिश भी बड़ी अच्छी आती है बोलनी, मतलब वो बीच में किसी जो है वो इंटरप्रेटर की जरूरत भी शायद ना हो, प्रेसिडेंट पुतिन इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलेंगे, तो वो मतलब है कि वो दोनों जो बिछड़े हुए भाई हैं कुंभ मेले के, वो मिल के वो फैसला करेंगे दुनिया का। तो ये एक ऐसा इवेंट है, अच्छा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भरपूर कोशिश हो रही है इसको रोकने की, सही पावरफुल लॉबीज जो है ना, जो इस खेल से आउट हो रही हैं, वो इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं कि ये मीटिंग किसी तरह से ना हो। ब्रेक के बाद डॉक्टर, और ट्रम्प पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हो, और पुतिन भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हो, लेकिन यह है कि इसको रोकने के लिए वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, प्रेसिडेंट ट्रम्प के आसपास, उधर दाएं बाएं यूरोप बहुत एक्टिव है कि कोई ऐसा वाकया हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसके नतीजे में ये किसी तरह से ये मीटिंग रुक सके। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट पुतिन की जो मीटिंग हो रही है उसको रुकवाने की कोशिशें की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन हो जाएगी प्रॉब्लम। अभी तक तो ये बात सारी हो रही है। मैं एक बात सिर्फ आपको और कहूँ, एक तनाज़ा जो है वो, जिसको फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट कहें आप, या बस एक वो मामला गज़ा की वजह से पहले यहाँ डिस्कस होना शुरू हो गया था पाकिस्तान में, बहुत अरसे से डिस्कस होना शुरू हो गया था कि क्या गज़ा वाली सूरत हाल, क्या गज़ा वाली सूरत हाल। और फिर उसके बाद जब से झड़प हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उनकी तरफ से जारियत हुई, उसके बाद ये मामला जो है ये मज़ीद पाकिस्तान में, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो गली मोहल्ले में डिस्कस हो रहा होता है कि भाई क्या यही सारा कुछ वहाँ पर भी हो रहा है मकबूजा कश्मीर में। क्योंकि देखें ना, मकबूजा कश्मीर, अगर ये सब कुछ जो हम मनाज़र देख रहे हैं, क्या यही टेक्नोलॉजी, क्या यही सारा कुछ, मतलब और कोई तुक नहीं बनती ना कि नेतन्याहू और मोदी जी की आपस में दोस्ती हो, अदर देन ये कि ये टेक्नोलॉजी आपने यहाँ यूज़ करनी है, ये आपने वहाँ करना है, ये आपने यहाँ। तो क्या सारा कुछ ऐसे ही हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, और जिसके बाद वहाँ पर मतलब ये पाकिस्तान में एक बात डिस्कस हो रही है, उसका नतीजा जो है वो ये है कि जो हमारे अकाबरीन है वो भी उसको फील कर रहे हैं, क्योंकि गज़ा की वजह से लिंक होता है ना आपस में कि वो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है ना, मतलब आपने उसको हल नहीं किया, मतलब एक मामला जो है उसको वो हल नहीं किया, और वो उसकी वजह से जंगें हो चुकी हैं। और अभी ख़ास तौर पे अब तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो से बात की है कि न्यूक्लियर की तरफ जाते जाते रुके, फिर जहाज़ गिर गए, फिर क्या हुआ, फिर उधर से बात, उधर वो छोड़ें आप, असल मामला तो अपनी जगह पे है ना, वो मसला है कश्मीर का। तो कश्मीर का मसला कैसे हल करना है, फिर पानी का मसला आ गया। वो सारे मसले जो है ना, वो सारे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा वो पनपते रहते हैं जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, क्योंकि जो बेस है, बुनियादी इशू है, वो है कश्मीर।
अच्छा, अब वो मसला जो है वो फिर उभर के कभी किसी शक्ल में सामने आता है, कभी किसी शक्ल में सामने आता है, कभी कहीं कोई जंग होती है, कभी कुछ, लेकिन वो मसला अपनी जगह है। और जब तक वो मसला अपनी जगह रहेगा, वो मसला जो है वो उसके नतीजे में तो सुकून नहीं आ सकता इस रीजन में या दुनिया में कहीं पर भी। और ख़ास तौर पे जब से ये इसराइल का जेनोसाइड लोगों ने देखा है गजा में, और ये लोगों ने सोचना शुरू किया है कि यार ये मोदी जी की नेतन्याहू की कैसे दोस्ती है आपस में, ठीक है। और ये दानी ग्रुप क्या कर रहा था वहाँ पे हैफा के अंदर, जिसको निशाना बना रहे थे होती, मतलब ये अजीब सी कोई समझ नहीं आता ना। आपका रीजन भी नहीं है, आपका कोई आसियान के मुल्क भी नहीं है, कोई बांग्लादेश भी नहीं, पड़ोसी भी नहीं, आप सारी दुनिया छोड़ के आप जो है वो नेतन्याहू से पहुँचे हुए, तो क्या वजह आखिर। तो ये एक मामला है जिसको मेरा ख्याल है कि अक़वाम आलम को भी देखना चाहिए, दोनों मुल्कों के अकाबरीन को भी देखना चाहिए इसको, मामले को। ये जब तक मसला हल नहीं होगा, ये कोई आप भूल जाएं कि यहाँ पे कोई सुकून, चैन, ये नोबल प्राइज़, ये वो सारे सब चलता रहेगा, लेकिन कश्मीर जो है इस वक्त ये बहुत सामने आया हुआ है, ठीक है। हर डिस्कशन में कश्मीर आ रहा है सामने। अभी आर्मी चीफ ने भी जो बात की वहाँ पर कश्मीर की बात की, इससे पहले भी बात की उसके, तो कश्मीर जो है इस वक्त वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इशू है जिसको रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर ये एक इंडिया के हवाले से आज एक बड़ी, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन ये कि मैं रॉयटर्स को कोट कर रहा हूँ, 15 एयर इंडिया ने अपनी दिल्ली और वाशिंगटन की फ़्लाइट्स सारी सस्पेंड कर दी हैं ड्यू टू प्लेन शॉर्टेजेस। एक तो जहाज़ कम है और एक पाकिस्तान एयर स्पेस उनकी बैन है। तो एयर इंडिया ने दिल्ली वाशिंगटन फ़्लाइट्स, अब देखें ना, ये जो आपकी इकॉनमी है वो इस तरह से, फिर जब तक इश्यूज़, बुनियादी इश्यूज़ आप हल नहीं करते और आप एक हिस्टेरिया में चले जाते हैं और टीवी पे ऐलान शुरू कर देते हैं करना कि हमने पाकिस्तान पे, ये तो मैं हैरान हूँ कि वो तो इशू ही, वो बुनियादी इशू अपनी जगह चला गया। वो दहशतगर्दी की किसने थी, वो बुनियादी इशू अपनी जगह है। वो 3 लोग कौन थे जिन्होंने दहशतगर्दी, वो आगे चलता जा रहा है, मामला चलता जा रहा है, वो मसला रह गया अपनी जगह कि वो जो दहशतगर्दी हुई थी वो किसने की थी मकबूजा कश्मीर में, वो जो लोग वहाँ पे जानों से गए थे, वो तो पता कुछ नहीं चला। अब जनाब उसके बाद ये न्यूज़वीक 6 एयर इंडिया सस्पेंडिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। अब मुझे बताएं कि ये और अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस, एयर इंडिया टू 17th, एयर इंडिया टू सस्पेंड दिल्ली वाशिंगटन फ्लाइट्स फ्रॉम September 1 ड्यू टू ट्रंकेटेड बोइंग 787 फ्लीट एंड पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर। अब मुझे बताएं कि कितना बड़ा डायस्पोरा है, कितना बड़ा डायस्पोरा है जो कि यूरोप में, अमेरिका में, बाकी जगहों पे इंडिया का बहुत बड़ा डायस्पोरा, बड़े ज़बरदस्त उनके लोग हैं। और उनको मैं तो बिल्कुल आरएसएस के साथ नहीं जोड़ता। मेजॉरिटी हिंदू हैं या वहाँ के मुसलमान हैं या क्रिश्चियंस हैं, जो भी हैं, वो बड़े ज़बरदस्त उनके, लेकिन बस उनका एक सिस्टम में फंसे हुए हैं। अब जनाब मसला ये है कि आरएसएस और हिंदुत्व वाला, इसमें वो जनाब यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए फ़्लाइट सस्पेंड हो रही हैं। और इसको आप जितना गौर करें इस पर कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है और जो 16 और 15 को दोबारा देखें, तो ये पाकिस्तान एयर स्पेस बैन की वजह से और फ्लीट भी कम हो रहा है। और तो ये तो एक क्या मैसेज, मुझे बताया ना, क्या मैसेज आएगा, ये क्या मैसेज आएगा कि जी हमारे जहाज़ इसलिए सस्पेंड, ये नहीं कि कम हो रहे हैं, ना 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 ना, ऐसा नहीं कि अब 5 की जगह 2 फ्लाइटें चलेंगी हफ्ते में, मतलब ऑपरेशन ही सस्पेंड हो रहा है, पूरा कंप्लीट सस्पेंड हो रहा है ऑपरेशन, क्योंकि हमारे पास क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद है। मुझे नहीं पता उसके नतीजे में कितना घूमना पड़ रहा है इनको, क्या करना, लेकिन एक फाइनेंशियल लॉसेज और साथ ऊपर से जो टैरिफ के इशू चल रहे हैं, ये वो सारे मसले। मोदी जी ने आज एक साहब से कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ, भारत आने की दावत दी है। अब मैं समझने से कहा, आप यकीन करें, मैं कभी कभी जो है ना, मैं बड़ा सोचता हूँ, गौर करता हूँ कि ये आखिर इस वक्त ये कहाँ से हुआ। मतलब चूँकि अमेरिका से पंगा चल रहा है, तो एक शख्सियत को उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आप हमारे मेहमान होंगे। इस मरहले पे वो ज़ेलेंस्की को बुला रहे हैं। अब इसको बंदा सर पकड़े बैठ जाए कि 1 मिनट ठहर जाए। ये मोदी जी जो हैं वो, उन्होंने ज़ेलेंस्की से बात की और ज़ेलेंस्की से कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ, अब भारत का दौरा करें और भारत आपके साथ है। अब यानी इसको जितना आप सोचें तो उतना ही आपके जो है ना, आप कहते हैं कि यार 1 मिनट ठहर जाओ, ये जो है। अब देखिए ना हिंदुस्तान टाइम्स, अच्छा टैरिफ की
थ्रेट्स के दौरान, यानी ये देखिए 18th हिंदुस्तान टाइम, यानी मैं इसको समझ नहीं पा रहा कि इसमें क्या है। यानी ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स के दौरान ज़ेलेंस्की ने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को डायल किया, उन्होंने कहा हम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, खुदा का बाबा, वो दुनिया इधर जा रही है, वो इधर जा रहे हैं, वो मतलब इसको होता है ना कि मतलब हम चाइना जाएंगे, अच्छा नहीं हम ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, अच्छा ट्रंप को कोई, मतलब आप सिंपल अपने जो लोग हैं उनके साथ आप पहले तो शेयर करें कि क्या मसाइल चल रहे हैं आपके, खुल के बताएं उनको, मैं यहाँ का बॉस, तुम यहाँ के बॉस नहीं हो, ये छोड़ दें चीज़ें जो है ना। ये तो देखें ना, ये तो मतलब ये कोई चीज़, तो ये तो नौटंकियाँ पीछे हो रही होती हैं गली मोहल्ले में। ये तो बात ये सारी कि इस तरह की ड्रामेबाजी बंद करके बताएं लोगों को कि भाई ये इश्यूज़ हैं हमारे, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ फ्लाइट्स की ख़त्म हो रही हैं। अब वो मुझे बताएं कि ये कुछ, तो ये इतनी अजीबोगरीब सी बात है कि अच्छा, और ज़ेलेंस्की को बुला रहे हैं, ज़ेलेंस्की को, और साथ ही उसकी फिर वो मीडिया में कह भी इस तरह से रहे हैं कि इस वक्त जो है जबकि ट्रंप के साथ हमारा फड्डा चल रहा है तो हमने जो ज़ेलेंस्की को आने की दावत दे दी। अच्छा, फिर वो F-35 अपनी जगह अटका हुआ है मामला, वो क्रैश लैंडिंग तो नहीं, सॉरी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कोई दोबारा जापान के अंदर, फिर वहाँ से मसला उठ गया F-35 तैयारों का कि इस F-35 तैयारे कितने सेफ़ हैं नहीं है, स्पेन ने, स्विट्ज़रलैंड ने, बाकी मुल्कों ने, तो F-35 कौन लेगा, लॉकहीड मार्टिन वाले परेशान है, वो सारा चल रहा है सारा। एक इसमें जो है वो, मैं सऊदी अरेबिया में आज जो है वो किंग ऑफ जॉर्डन है, आर्मीनिया से शदीद एहतजाज किया है ईरान ने, आर्मीनिया से, क्या आपने ये मुआहदा कैसे साइन कर लिया, मतलब आर्मीनिया से एहतजाज किया, अज़रबैजान से नहीं, आर्मीनिया से एहतजाज किया है कि ये आपने मुआहदा कैसे साइन किया। मैं 20 स्लाइड ये कोट कर रहा हूँ कि ईरान वॉन्स आर्मीनिया ऑफ यूएस हेजेमोनिक प्लॉट इन गाइस ऑफ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, यानी उन्होंने वॉर्न किया है, ज़ाहिर है वॉर्न से मुराद ये कि एहतजाज भी किया है कि भाई यहाँ पे जो आपने रास्ता दे दिया है, ये ट्रंप का ये बड़ा मसला होगा। लेकिन प्यूटिन ने बात की है आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर से, पशियान से उनकी बात हुई है। अब जनाब आज जो है वो चल रही है गज़ा में, गज़ा के हवाले से मिस्र में हतमी मामलात हैं, यानी अब आप ये बस ये आज वहाँ पे 5 शहादतें हुई हैं, स्टार्वेशन से लोगों की डेथ हुई है, और ये जिन्होंने जो स्ट्राइक की है, ये नेतन्याहू खून से अपने रंगे हुए हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। ये कहाँ क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो करवाना है, ये तो होनी है ना चीज़। तो अब ये हो रहा है कि जी किसी तरह से वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे मैं रह जाऊँ, मैं किसी तरह से इस तरह से रह जाऊँ, टोटल मैं बाहर निकलूँ इतने पैरामीटर में रहेंगे, तो ईरान होने से पहले पहले जो कुछ मैं कर सकता हूँ कर लूँ, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही। अब उसका रिजल्ट ये निकला है, क्योंकि वो जो बात है ना कि ये इसके जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़, उन्होंने आज कहा है कि हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं पैलेस्टाइन को, और न्यूजीलैंड भी पीछे पीछे आ रहा है रिकग्नाइज़ करने के लिए। लेकिन जो इसमें इशू है वो ये है कि जो 9th, अब इन्होंने आज जो बात की है, पहले तो गज़ा को कब्ज़ा करेंगे, फलां करेंगे, दिमाग करेंगे। अब नेतन्याहू ने जो बात की आज 9th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, इसराइल अप्रोचिंग द एंड ऑफ वॉर। अच्छा, तो ये जो है वो एंड ऑफ वॉर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब माहौल बना रहा है ये एंड ऑफ वॉर की तरफ, ये क्या जा रहा है। अब आप देखें कि होता क्या अगले चंद दिनों में, जो ये उसके बाद टाइम्स ऑफ 11 नेतन्याहू सेज कि इसराइल इज नॉट लुकिंग टू ऑक्यूपाई गजा बट टू फ्री इट फ्रॉम हमास। अच्छा, ये हमास के लोग थे जो आज बेगुनाह शहीद हुए हैं वहाँ पे, या जो इतने महीनों से और सालों से वहाँ पे बच्चे स्टाफ कर दिए और बाकी जो जुल्म इन्होंने ढाया। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब ये तशवीश जो है ना, अगर तो ये मामला बड़ी अच्छी तरह से ना, इसकी नौबत ना आती पाकिस्तान भारत के दरमियान जो कशीदगी है ना, अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाती पे, और होती शुरू के घंटों में है कि आप शुरू के चंद घंटों में वहाँ पे आपको मिल जाते हैं सबूत वगैरह सारे, आप दुनिया के लिए, मीडिया के लिए खोल देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जब आपने किया ही नहीं, और 3-4 महीने 5 महीने पता नहीं कितने अरसे बाद वो 3 बंदे मरे, फिर उसके बाद उनके एयर चीफ कुछ कह रहे हैं, तो वो बात वो बनती। अब इशू ये सारा ज़ेलेंस्की को बुला रहे हैं, इसको ये वो, इसको मसले इन मसाइल को हल करें। बातचीत होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, बातचीत नहीं होगी, कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज़्यादा होगी। तो इसलिए मैं इस बात पे थोड़ा सा मैं इसको समझते, एक तो ये समझ में आ जाए ना कि मोदी जी का क्या प्रॉब्लम है अमेरिका के साथ। मतलब आप किसी ऐसे मुल्क से तो
अब देखें ना, हम किसी मुल्क से लड़ने में पता ही नहीं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है। मतलब अमेरिका भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, उधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है। तो ये तो मोदी जी अजीब जगह ले गए हैं अपने मुल्क को। तो ऐसे मुल्क से तो लड़ना भी अच्छा नहीं लगता ना, कि जिसके साथ कोई है ही नहीं। तो मसला ये कि पहले वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। और ये देखें, इशू ये है कि वो बांग्लादेश पड़ोस में है, चाइना आपके साथ है, पाकिस्तान आपके साथ है, आपके साथ आपका पूरे एरिया के, वो हर एक से फड्डा लेके और वो ज़ेलेंस्की आएगा। अच्छा, ताकि ट्रम्प को मैसेज क्या पहुंचा रहे हैं, ज़ेलेंस्की को बुला रहे हैं। मतलब ये इतनी अजीब एक वो है। दूसरा मैसेज क्या है, एससीओ में जा रहे हैं। मतलब है कि एससीओ आपको चाइना जो है उसको, मतलब अगर ये हो गए मामला, ठीक हो गए, ये टैरिफ कम हो गया फ़र्ज़ करें, तो उसके बाद चाइना को छोड़ के फिर उधर, मतलब ये जो है ना, ये अचानक देखें जो भी हो। पाकिस्तान की मैं आपसे बात करता हूँ ना कि फॉरेन पॉलिसी जैसे ऊपर नीचे दाएं जैसे मर्जी ताल्लुकात हमारे अमेरिका से चल रहे हो, कभी बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। लेकिन चाइना से तो मुस्तकिल हमारे एक जगह पे बल्कि ऊपर जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ अब तो यानी आप देखें ना कि अब तो बिल्कुल हम उनके प्रॉपर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और बाकी दुनिया के साथ भी ओपन अप है। और तो इशू ये है कि, लेकिन ये जो बात हो रही है ना, ये मुझे बड़ी हैरत हुई आज कि उनका आज मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ क्लोज करूं कि आज हमास का डेलीगेशन मौजूद है काहिरा में, फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि स्टीव विथकॉफ अमेरिकन से पहुंचे हुए हैं, कतर के लोग भी पहुंचे हुए हैं, और हमास के लोग भी हैं, और वहाँ पे हो सकता है कोई इसराइल के लोग भी पहुँच जाएँ। पूरी कोशिश है कि 48 घंटों में, 72 घंटों में ये सीज़फायर का ऐलान हो जाए, पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात से पहले पहले। और उसमें इन्होंने आज ये बात तो की है, लेकिन उसके साथ ही ये भी इन्होंने फॉरेन मीडिया को बुला के जो इसराइल के लोग हैं उन्होंने ये नेतन्याहू ने ख़ास तौर पे, ये मैं इसराइल नेशनल को भी कोट करता हूँ, उनकी नेशनल न्यूज़ को, 14 नेतन्याहू वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंक्लूडिंग द वॉर। तो ये जो बात है ना, ये एक बड़ी अच्छा स्ट्रेटेजिक मुआहदा हो गया दो मुल्कों के दरमियान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ईरान और इराक के दरमियान। ईरान और इराक जिनके 8 साल की जंग हुई है, उनके दरमियान आज स्ट्रेटेजिक मुआहदा हो गया। जाहिर है कि वहाँ पे एक सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। तो बस अब दुआ है अभी तो कि गज़ा के हवाले से कोई अच्छी खबर आए, और ये है कि ये किस सिनेरियो में होती है, किस तरह से होता है, उसके बाद फिर ये देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।